नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंज्यूमर कमीशंस के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब एग्जीक्यूशन की स्टेज आती है तो उस समय क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल एग्जीक्यूशन का हर केस में यही होता है कि इसे उसका इम्प्लीमेंटेशन वर्बिटम शब्दशः जजमेंट डेटर के अगेंस्ट होना चाहिए और किसी और जजमेंट की वर्डिंग के बाहर नहीं जाया जा सकता। किंतु कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जजमेंट डेटर हाथ नहीं आता तो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड बाकी किसी लोगों को भी जो उससे संबद्ध होते हैं या जो पूरे प्रोसीजर में कहीं जुड़े होते हैं, क्या उनको पकड़ा जा सकता है। ये एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जिसमें प्रश्न ये था कि जब जजमेंट डेटर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो क्या उसके डायरेक्टर्स को पकड़ा जा सकता है या डायरेक्टर्स के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली जा सकती है और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को चलाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन हमारे सामने है। इससे पहले हम बता दें, सिद्धांत ये है कि डिक्री में जिन जिन लोगों के विरुद्ध, जिन जिन के नाम के अगेंस्ट कोई ऑर्डर होता है और इम्प्लीमेंट करने का दायित्व भी यदि जजमेंट में तय कर दिया जाता है तो कोई भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। अब इस केस में चूंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक स्टेप को चेक करके सारी बातों को स्पष्ट किया और एक तरह से सिद्धांत तय कर दिया कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को, एसोसिएट पर्सन को चुनते भी हैं तो किन किन चीज़ों को आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। ये केस था अंसल क्राउन हाइट्स फ्लैट बायर्स एसोसिएशन वर्सेस मैसर्स अंसल क्राउन इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। फैक्ट्स जैसे नॉर्मली होते हैं कि बिल्डर ने रजिस्टर किया होम बायर्स को किसी प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ टाइम पर और कंप्लेनेंट्स ने उसके विरुद्ध कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाया और नेशनल कमीशन ने इसमें ऑर्डर भी किया कि या तो फ्लैट्स को बनाकर उनको दिया जाए और कंपनसेशन दिए जाए या इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा लौटाया जाए। ये ऑर्डर करने के बीच में ही मैसर्स अंसल क्राउन इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड इंसॉल्वेंट हो गया और इंसॉल्वेंट होने के कारण सेक्शन 14 ऑफ आईबीसी इसके तहत सारी प्रोसीडिंग्स, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स हो या कोई केस चल रहे हों, सारी प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाती हैं और अब जो प्रोसीजर होता है वो आईबीसी के रूल्स के हिसाब से लिक्विडेशन का प्रोसेस चलता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसके तहत ही सारी देनदारियां तय होती हैं। तो ये एक तरह का एक प्रोसीजर है कि अब जो किसी को लेना देना होगा तो उसके लिए जो अपने क्लेम होगी, जो उनकी लायबिलिटी होगी, वो उस प्रोसेस के थ्रू ही होगी। इस केस में एग्जीक्यूशन के लिए एनसीडीआरसी ने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को परमिशन नहीं दी। होम बायर्स सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक मुद्दे को बारीकी से जांचा। पहली बात, जिन डायरेक्टर्स को होम बायर्स ने पार्टी बनाया एग्जीक्यूशन में, न तो वो जजमेंट डेटर थे, न गारंटर थे और उनकी कोई इंडिपेंडेंट लायबिलिटी नहीं बनती थी। सारे फैक्ट्स देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जब उनकी डायरेक्टली पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनती और पर्सनली वो किसी तरह के भी ओनली डायरेक्टर थे और एज डायरेक्टर वो कंपनी का काम कर रहे थे तो उनके विरुद्ध ये एग्जीक्यूशन पिटीशन नहीं चलाई जा सकती। दूसरा, जो होम बायर्स ने कहा कि एनसीडीआरसी ने उनकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि वो अब एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पूरी तरह से सहमत हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से कि उन्होंने एजुकेटरी प्रोसेस के आधार पर ही ये कहा है कि डायरेक्टर्स के विरुद्ध ना तो कोई एविडेंस थी, ना ही कोई रिकॉर्डिंग थी, ना कोई फैक्ट्स उनके विरुद्ध जाते थे, इसलिए एनसीडीआरसी का मना कर देना
एप्रोप्रिएट था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो प्रोसीजर है, जो इंसॉल्वेंट होने पर प्रोसीजर अपनाया जाता है, वह केवल प्रोसीजर ही नहीं है, वो एक तरह से सेफ गार्ड है कि किसकी कितनी लाइबिलिटी बनती है और कौन उस लाइबिलिटी के दायरे में आता है। वहाँ पर लाइबिलिटी तय होगी और उसी के आधार पर होम बायर्स को अपना जो हक है वो मिलेगा, क्योंकि अब तो होम बायर्स भी फाइनेंशियल क्रेडिटर माने गए हैं, इसलिए जो भी कुछ उनके हक में बनता होगा इस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के माध्यम से उनको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पूरे प्रोसेस में डायरेक्टर्स के अगेंस्ट कोई भी एडजुडिकेटरी एक्सरसाइज नहीं ली गई, ना तो प्लीडिंग्स में ना पर्सनल रोल था, ना कोई उनके अगेंस्ट एविडेंस एस्टैब्लिश हो सकी कि उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी से दायित्व बनता है, ना ही कोई पर्सनल लाइबिलिटी तय हो पाई है और अंततः ना ही वो जजमेंट डेटर हुए। ऑर्डर में भी उनका कहीं कोई नाम नहीं था और कोई भी ऐसा एलिमेंट डायरेक्टर्स के अगेंस्ट इसमें दिखाई नहीं दिया जिससे उनकी रत्ती भर भी लाइबिलिटी कहीं भी तय हुई हो। किसी भी कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट करते समय उसके एक एक शब्द को और ऑपरेटिव पार्ट को बड़े ध्यान से देखना होगा कि वास्तव में ये जो जजमेंट हुई है वो किसके अगेंस्ट हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप प्रेयर पार्ट में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, इसने भी ये किया, इसने भी ये किया, इस व्यक्ति का भी ये दोष था, वो सारी चीज़ें ठीक है। कोर्ट जब जजमेंट देता है तो उन सारी चीज़ों को छानबीन कर सारा कुछ देखने के बाद एक अंतिम निर्णय पे पहुंचता है और उसमें जिसको दोषी पाया जाता है और जिसके अगेंस्ट ऑर्डर किया जाता है, डिक्री का इम्प्लीमेंटेशन केवल और केवल उसी आधार पर होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए विषय पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।